परिंदों के लिए प्याले में पानी रखते हैं, सर पर पगड़ी ये भी खानदानी रखते हैं, और काम आ सके मेरे लहू का हर कतरा, हिंद तेरे कदमों में अपनी जवानी रखते हैं। तो कहा जाता है कि सख्ती थोड़ी जरूरी है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। अंबेडकर जी को मानने वाले 3 प्रकार के लोग हैं। एक वह हैं जो जानते हैं और मानते हैं, एक वह हैं जो मानते हैं जानते नहीं हैं, एक वह हैं जो जानते हैं पर मानते नहीं। जो जानते हैं पर मानते नहीं वो सवर्णों में कुछ पाए जाते हैं, जो मानते हैं जानते नहीं वो दलितों में कुछ पाए जाते हैं, जो जानते हैं और मानते हैं वो समाज के सभी वर्ग में पाए जाते हैं। कि सवाल करना हम अगर छोड़ देंगे कुछ दिन में ये परिंदे नगर छोड़ देंगे, सवाल करना हम अगर छोड़ देंगे कुछ दिन में ये परिंदे नगर छोड़ देंगे, और राख कर देंगे जलाकर जंगल सारा, ठूंठ करके ये सारा सजर छोड़ देंगे। मेरी पंक्तियां हैं कि दोस्ती करा तो निभावा करा, अब दुश्मनों से हाथ मिलावा करा। शुरुआती पंक्तियां हैं कि दुश्मनों से हाथ मिलावा करा, दोस्ती करा तो निभावा करा, और जिंदगी के कौनो ठिकाना नहीं ना, सबके घरे आवा जावा करा। विलेन बनेगा तो सिर्फ ठाकुर, लालची होगा गद्दार होगा तो ब्राह्मण, वफादार होगा तो मुसलमान, गरीब होगा भिखमंगा होगा, नंगा होगा तो दलित। बैकवर्ड कि हे राम लला जी कृपा करा, आई अगले साल बनी विधायक आई अवध में लागे प्रोटोकॉल। आपकी जो दृष्टि है वो विधाता के चरणों में भी प्रोटोकॉल ढूंढ रही है। यही अमेठी यही अवध। मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, आप एक सामाजिक दृष्टि की बात करते हैं। यही बाबा परमहंस का आश्रम है, स्वामी परमहंस की तपोस्थली है। देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी वहां जब भी आते थे बगैर किसी प्रोटोकॉल के, उस समय कोट पैंट और टाई लगाने वाला, लेदर शूज पहनने वाला, लंदन में वकालत करने वाला व्यक्ति जब भारत आता है तो अपने कपड़े को त्याग करके एक धोती और लाठी का सहारा लेता है, लोकप्रिय हो जाता है। उनका पांव लड़खड़ाया और नेहरू जी गिरने को हुए, तब जो है दिनकर जी ने कंधा पकड़ के सहारा दिया। तो नेहरू जी ने कहा कि आपने संभाल लिया, नहीं तो मैं तो गिर ही जाता। तो दिनकर जी ने कहा था कि जब जब राजनीति के पांव लड़खड़ाएंगे तब तक साहित्य के लोग ही संभालने आएंगे। लेकिन 5 उंगली से उठा लेता है वो 10 गिलास, इस समाज में ऐसा कोई जादूगर तो है, और तन पे कपड़े पेट में रोटी, नहीं तो क्या हुआ, इस शहर में कोई ऐसा जादूगर तो है। अकबर इलाहाबादी की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि दुनिया में आके क्या राहे नुमाई कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन लिए मर गए, से ही परिंदे आसियाना छोड़ देते हैं, जाते जाते भी कोई बहाना छोड़ देते हैं, और मुसीबत में हर कोई साथ नहीं देता, मुफलिसी में मेहमान भी आना जाना छोड़ देते हैं। कि 4 चिड़ई हियां चहचहावा करें, दुआरे निमिया के पेड़वा लगावा करा, अवधि कविता सुने का हुए तो भेटुआ से दिवस का बुलावा करा। नमस्कार, सच बात आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी अमेठी जनपद में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिवस प्रताप सिंह जी हैं, जो फ्रेम में दिख रहे हैं आपको। किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, कवि हैं और आपने इनकी पंक्तियां सुनी भी होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, आपका भी बहुत धन्यवाद। दिवस जी, आज का समाज, आज का यूथ कहीं ना कहीं मार्ग से भटक रहा है, जिस मार्ग पर जाना चाहिए जा नहीं रहा है। यूथ को मार्ग से भटका दिया जा रहा है, कहीं जातियों में उलझा करके, कहीं धर्म में उलझा करके, कहीं उसके ऊपर प्रेशर बना करके कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है। आप जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है तो उस मिट्टी की जांच होती है, उसकी उर्वर क्षमता की जांच होती है कि किस मिट्टी में कौन सा बीज या कौन सी फसल अच्छी उन्नत दे सकती है। तो पहली चीज, समाज के यूथ में जो समाज के वरिष्ठ हैं, जो अभिभावक हैं, जो माँ बाप हैं,
या जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, उस समाज के युवाओं में इस बात का आकलन करना जान जाए, इस बात पर चिंतन करे कि कौन सा युवा किस काम में आगे जा सकता है। जो मेडिकल सेक्टर का युवा है उसको आप आईआईटी सेक्टर में ढकेल देते हैं। जो लड़कियां नृत्य कला, साहित्य कला, संगीत कला, उनके अंदर अच्छी भाषा कौशल है, अच्छी अध्यापिकाएं बनती, ऐसी बेटियों को, ऐसे बेटों को समाज के नकल करके अन्य सेक्टर में ढकेल देना ही मार्ग से भटकाना है। कि युवा भटक रहा था, आपने कहा कि जातियों में बांटा जाए, समाज भी तो है, जात तो है कुछ, इसका तो भी महत्व है। जाति जो है इसका को मेरी दृष्टि में महत्व नहीं है। तो क्या है? ये प्रथा नहीं, एक कुप्रथा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में अगर कुछ करना है तो हर युवा को और हर व्यक्ति को अपने दिल के अंदर से निकाल देना चाहिए। पहली चीज, जाति का घमंड और धर्म का नशा। आप धार्मिक रहें, आप ईश्वर में आस्था रखिए, आप मंदिर जाइए, आप पूजा करिए, आप प्रवचन करिए, बहुत अच्छी चीजें हैं। आध्यात्मिकता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन धर्म के नाम पर लड़िए मत। सलमान जफर की दो पंक्तियां मुझे याद आ गई। जैसे आज युवाओं में कट्टरता बढ़ रही है, धर्म के नाम पे लोग लड़ रहे हैं, तो कहा जाता है कि सख्ती थोड़ी जरूरी है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। अगर धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, एक वर्ग धार्मिक कट्टरता को बढ़ा रहा है, धार्मिक कट्टरताएं दोनों तरफ, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है। और दुखद तो यह है कि उन्मादी भाषणों को बहुत जल्द समर्थन मिल जाता है, वो चाहे मुस्लिम उन्मादी हूँ या हिंदू उन्मादी हूँ। अगर हम बात कर लें जाति की, वर्ण व्यवस्था की बात करें, रामचरितमानस में भी कहीं ना कहीं जिक्र आता है वर्ण व्यवस्था की। रामचरितमानस में उसको तो नकारा नहीं जा सकता ना। वर्ण व्यवस्था का जिक्र रामचरितमानस में आता है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। अवधि का श्रेष्ठतम महाकाव्य है, लेकिन उसमें समरसता जितनी दिखाई गई है। अगर आज का नेता कर रहा है तो गलत कर रहा है। नेता यूज नहीं कर रहा है, नेता मिसयूज कर रहा है। उसमें एक पंक्ति आती है कि तुम समान रघुवीर सहाय, आतर पुनि प्रभु निषाद घर आए। निषाद के घर प्रभु राम गए थे। तो और उसके पहले कॉन्सेप्ट आता है, उसमें रामचरितमानस से ही पता चलता है कि निषाद राज और रामचंद्र जी सहपाठी थी। लेकिन बीच में जो राजनीतिक दोष और सामाजिक दोष फैलाने वाले लोग हैं, वो बताते हैं कि शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको ऐसा कर दिया जाता था, ब्राह्मण ऐसा करता था, उनको ऐसा करता था। वो अलग का कॉन्सेप्ट है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आप दलितों को सबसे बड़ा समाज सुधारक मानते होंगे और दलितों के अधिकार की बात करने वाले मानते होंगे। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं भी दिल से सम्मान करता हूँ और मैं 5 साल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। अंबेडकर जी को मानने वाले 3 प्रकार के लोग हैं। एक वह हैं जो जानते हैं और मानते हैं, एक वह हैं जो मानते हैं जानते नहीं हैं, एक वह हैं जो जानते हैं पर मानते नहीं। जो जानते हैं पर मानते नहीं वो सवर्णों में कुछ पाए जाते हैं, जो मानते हैं जानते नहीं हो दलितों में कुछ पाए जाते हैं, जो जानते हैं और मानते हैं वो समाज के सभी वर्ग में पाए जाते हैं, जिनके अंदर राजनीतिक द्वेष, जातिगत ईर्ष्या, धार्मिक कट्टरता नहीं होती है। ऐसा देश का हर नागरिक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान करता है। वो सिर्फ दलित हित की ही बातें नहीं किए, वो नमन हो। आपने कहा कि बैकवर्ड को बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, हमने नहीं कहा, ये लोगों के अंदर धारणा, हम नहीं कर रहे हैं, इसके हम कौन हकदार होते हम कहने वाले। ये जो लोगों के बीच में धारणा बनी है बैकवर्ड और एससी के समाज में कि सवर्ण समाज के लोग पहले हमारे बच्चों को या हमको पढ़ने नहीं दिया करते, इस पे हम बात कर रहे हैं। ये दोष फैलाने का सीधा जिम्मा बॉलीवुड को दे देना चाहिए।
उसमें विलेन बनेगा तो सिर्फ ठाकुर, विलेन बनेगा तो सिर्फ ठाकुर, लालची होगा, गद्दार होगा तो ब्राह्मण, वफादार होगा तो मुसलमान, गरीब होगा, भिखमंगा होगा, नंगा होगा तो दलित, बैकवर्ड। हमारे यहाँ 565 देशी रियासतें थी, जिसमें दलित भी राजा थे, जिसमें बैकवर्ड भी राजा थे, जिसमें ब्राह्मण भी राजा थे। तमाम लोग ऐसे कहते हैं कि मुसलमान तो सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी होते हैं, आपने वफादार की बात कर दी। देखिए, वो बॉलीवुड क्या दिखाता है वो उसकी बात है, हम और आप क्या देखते हैं। मुसलमानों में वफादारी सब में है और गद्दारी सब में है। कोई भी जात नीच नहीं होती है। एक बहुत सतही बात कह रहा हूँ जो आजकल सोशल मीडिया पे लिखी जाती है कि कोई भी जाति नीच नहीं होती है, हर जाति में नीच पाए जाते हैं। मुसलमानों के घर में ही कलाम पैदा होते हैं और उन्हीं के घर में सद्दाम वो भी पैदा होते हैं, ओसामा बिन लादेन भी पैदा होते हैं। अभी हम अवध में बैठे हैं और तमाम ऐसे गाने बन रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं अवध की जो भाषा है, जो मर्यादा है वो खत्म होती जा रही है, उसको हम दिखा रहे हैं। एक कवि के नाते दिवस प्रताप सिंह क्या सोचते हैं? पहली चीज तो मैं अवधि को प्रोत्साहन देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नमन करता हूँ और मैं भी मेंबर हूँ अवधि साहित्य संस्थान का। अवधि की जो बात आपने कही कि कुछ लोगों ने कहा कि हम गाना बना दिए, नहीं तो अवधि की मर्यादा कम हो जा रही थी, अवधि का विस्तार कम होता जा रहा था। क्या उन लोगों का संगीत विदेशों तक बज रहा है? बज रहा है? नहीं। क्या उनका संगीत इस 2-4-10 जिलों को छोड़ करके कहीं बज रहा है? नहीं बज रहा। अगर ट्रेंड कर रहा है तो इन्हीं 2-4-10 जिलों में कर रहा है, क्योंकि उनके गाने में एग्रेसिवता है, उन्माद है। जैसे गाना है कि घरे में एक लड़का वो बदमाश नहीं करिए, काफी चल रहा है। आप एक लेखक हैं, आप समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं कि घर में एक लड़का वो बदमाश नहीं करिए। आपने नहीं बताया कि कट्टा बनाने वालों की कहीं गिनती नहीं होती है, लेकिन मिसाइल बना देने वालों को अब्दुल कलाम के नाम से भारत रत्न मान करके पूजा जाता है। तो आप बहुत सतही चीज़ें कह रहे हैं। और दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि मैंने अवधि का मान रखा है। अवधि का विस्तार और रामचरितमानस एक महाकाव्य ऐसा है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित, जो पूरे विश्व में पढ़ा जाता है। विश्व के हर कोने में उसको जानने वाले, उसको पूजने वाले लोग हैं। और ठेठ अवधि की बात अगर की जाए तो अमेठी में बैठ करके जिस ग्रंथ की रचना की गई वो ग्रंथ है पद्मावत। पद्मावत ट्रेन चलती है प्रतापगढ़ से दिल्ली तक। अगर पद्मावत के नाम से अवधि का विस्तार नहीं हुआ, अगर रामचरितमानस से अवधि का विस्तार नहीं हुआ, तो आपके सतही गानों से नहीं होगा कि हे राम लला जी कृपा करा आई अगले साल, बनी विधायक आई अवध में लागे प्रोटोकॉल। आपकी जो दृष्टि है वो विधाता के चरणों में भी प्रोटोकॉल ढूंढ रही है। यही अमेठी, यही अवध। मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, आप एक सामाजिक दृष्टि की बात करते हैं। यही बाबा परमहंस का आश्रम है, स्वामी परमहंस की तपोस्थली है। देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी वहां जब भी आते थे बगैर किसी प्रोटोकॉल के उस मंदिर में लाइन लगा करके दर्शन करते थे। देश का प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल नहीं ढूंढता था। और आजकल लुच्ची और लफंगे बैठ करके गाड़ियों में गाना बजाए घूम रहे हैं कि हे राम लला जी कृपा करो हम आई अगले साल, बनी विधायक आई अवध में लागे प्रोटोकॉल। विधायक क्या बहुत बड़ी चीज है? क्या चीज है? विधायक भगवान तो हो नहीं गया। हाँ, और राम लला के चरणों में प्रोटोकॉल ढूंढ रहा है। ऐसे सतही गानों से आप अवधि का मान रख रहे हैं। आप सरासर जो है अवध और अवधि का अपमान कर रहे हैं। कवि के नाते अवध के हैं तो मैं क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं अवध में हूँ और मैं सोचना चाहता हूँ कि पहली चीजें तो आप लोग आम बोलचाल की भाषा में अवधि को महत्व दीजिए। आजकल गुड इवनिंग, गुड नाइट
आप पश्चिमी सभ्यता को अपनाइए, लेकिन कहा जाता है कि जैसा देश वैसा भेष। आज का युवा, मैं अवध की क्या बात करूं, संपूर्ण भारत, इस भारत के लोग भूल गए हैं कि जिस समय इस देश को स्वतंत्रता दिलानी थी, उस समय एक कोट पैंट और टाई लगाने वाला, लेदर शूज पहनने वाला, लंदन में वकालत करने वाला व्यक्ति जब भारत आता है तो अपने कपड़े को त्याग करके एक धोती और लाठी का सहारा लेता है, लोकप्रिय हो जाता है। और आजकल लोग कपड़ों से जज करने लगे हैं लोगों। आप अपने कल्चर को भूल रहे हैं, आप अपनी भाषा को भूल रहे हैं, आप अपनी मर्यादाएं भूल रहे हैं, आप अवध की रीति रिवाज भूल रहे हैं। आप केवल एग्रेसिव गाने बना देने से अवधी का मान रख रहे हैं, अवध का मान रख रहे हैं। लेकिन एक बातें ये भी निकल के आती है ना कि आप, जैसा कहावत है देसी की, जो दिखेगा वही बिकेगा, आप दिखेंगे बिकेंगे नहीं, तो लोग दिखा रहे हैं, वही चला रहे हैं। देखिए, लोगों का मानना क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पहली चीज तो दिखेगा बिकेगा। साहित्य, संगीत और कला ये बिकने की चीजें नहीं है। हमारे लिए कविता एक मुहिम है, एक आंदोलन है। मेरे लिए कविता व्यापार नहीं है। देखिए, अगर आपको मौका मिल जाए, जैसे कुछ गाने आपने भी बताया, तो गाने बज रहे हैं, उनको लोग पसंद कर रहे हैं, क्या दिवस प्रताप सिंह कोई ऐसी कविता लिख दे और वो चलने लगे मार्केट में, कुछ अश्लील हो या कुछ भी हो, तो क्या उसको दिवस प्रताप सिंह बंद करवा देंगे? नहीं चलेगी, हमारी पॉपुलर होने के लिए करेंगे ना, तो लोग सुनना पसंद कर रहे हैं और बजा रहे हैं। देखिए, जो सच्चा साहित्यकार होगा, जो साहित्य से प्रेम रखता होगा, जो समाज से प्रेम रखता होगा, उसको प्रसिद्धि और पॉपुलैरिटी की ललक कभी होगी नहीं। मैं कब सम्मेलनों में जाता हूँ, कविताएं करता हूँ, लेकिन कविताओं पर रील नहीं बनाता हूँ। क्यों? रील का जमाना है। रील का जमाना, मुझे रियल में विश्वास है, रील में विश्वास नहीं। कविताएं मैं उनको तो मैं साहित्य ही नहीं मानता हूँ जिसमें जन चेतना न हो, जन संवेदना न हो, जन चेतना न हो, जन जागृति न हो, जनता की वेदना न हो, जनता का दर्द न हो। ऐसी कविताओं को लिखा जाना निरर्थक है। वो साहित्य जो सत्ता से डट करके, आंखों में आंखें डाल करके सवाल न पूछ सके, ऐसे साहित्य का लिखा जाना हमारे दृष्टि में निरर्थक है। साहित्य का मतलब है, जैसे मेरी 4 पंक्तियां हैं कि सवाल करना हम अगर छोड़ देंगे, कुछ दिन में ये परिंदे नगर छोड़ देंगे। सवाल करना हम अगर छोड़ देंगे, कुछ दिन में ये परिंदे नगर छोड़ देंगे, और राख कर देंगे जलाकर जंगल सारा, ठूंठ करके ये सारा सजर छोड़ देंगे। परिंदे मैं कह रहा हूँ देश के नेताओं को, और जंगल मधुबन मैं कह रहा हूँ इस सुंदर से भारत को। अगर सत्ता जो है साहित्य से सवाल नहीं पूछेगी, तो दूसरा कौन पूछेगा? नेहरू जी ने दिनकर जी को राज्यसभा सांसद बनाया था। संसद की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए एक वाक्य आता है, डॉक्टर कुमार विश्वास जी बताते हैं, और कहीं बड़े कवि हैं, आदर्श हैं, कई जगहों पर पढ़ने को भी मिला कि उनका पांव लड़खड़ाया और नेहरू जी गिरने को हुए, तब जो है दिनकर जी ने कंधा पकड़ के सहारा दिया। तो नेहरू जी ने कहा कि आपने संभाल लिया, नहीं तो मैं तो गिर ही जाता। तो दिनकर जी ने कहा था कि जब जब राजनीति के पांव लड़खड़ाएंगे, तब तक साहित्य के लोग ही संभालने आएंगे। लेकिन आज क्या है, आप बता रहे हैं कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। किस चीज का दबदबा भाई? है कोई दबदबे वाला जो 1 वोट के जगह 5 वोट करता हो? है कोई दबदबे वाला भारत में? हाँ, दबदबा मैं उसका मान लूंगा कि 1 वोट के बदले 2 वोट देने का उसको अधिकार हो। तो लोकतंत्र नहीं समझा है तो दबदबा भी मान्य नहीं है। और विरोधी की कनपट्टी पर कट्टा तना रहेगा। विरोधी से विचारों का विरोध होना चाहिए। आप सीधे सीधे भारतीय संविधान को चुनौती दे रहे हैं। मतलब आप मानते हैं इस समाज को अगर सुधारा जा सकता है तो साहित्य से, और कभी सुधार सकता है अपने विचारों से, अपनी पंक्तियों से। देखिए, शायर की पंक्तियां हैं कि कौन कहता है कि आसमां में छिद्र नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। हम समाज को पूरी तरीके से नहीं सुधार सकते हैं, तो राम के सेतु निर्माण में गिलहरी जैसा योगदान तो दे सकते हैं, लेकिन हम आग में घी डालने का काम तो ना करें। ये साहित्य कार्य का काम होना चाहिए।
जमुना प्रसाद उपाध्याय लिखते हैं क्या? गरीबी पर कि 5 उंगली से उठा लेता है वो 10 गिलास। इस समाज में ऐसा कोई जादूगर तो है, और तन पे कपड़े पेट में रोटी, नहीं तो क्या हुआ। इस शहर में कोई ऐसा जादूगर तो है। तो साहित्यकार का दृष्टि, कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य का प्रकाश न पहुंच पाए वहां कवि की दृष्टि पहुंचनी चाहिए। तो साहित्य रचना है आपको तो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े शोषितों के लिए, वंचितों के लिए लिखिए। आप नारी शक्ति के संवर्धन में कविताएं लिखिए, आप नारी शक्ति के उत्थान के लिए लिखिए, आप सामाजिक चेतना के लिए लिखिए, आप जन जागृति के लिए लिखिए। लेकिन इसी समाज में, इसी देश में बहन बेटियों को, एक हमारे ही देश का राज्य और हिस्सा है, वहाँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नारी शक्ति पूरी तरीके से लाचार है और कमजोर है। किसी कवि की पंक्तियां हैं कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अपना गोविंद आएंगे। तो जब तक नारी शक्ति स्वयं मजबूत नहीं हो तब तक समाज मजबूत नहीं होगा। लेकिन दुखद, सबसे दुखद ये है कि इस देश में गौ हत्या पर बात होगी लेकिन भ्रूण हत्या पर बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इस देश में 3 तलाक पे कानून बन जाएगा, इस देश में हलाला पर कानून बनेगा, 3 तलाक पर कानून बनेगा, लेकिन इस देश में दहेज प्रथा का कानून पहले से ही विद्यमान है। उस कानून को अभी तक किसी भी सरकार ने कठोरतम कार्यवाही के साथ उसका क्रियान्वयन नहीं किया। कि कविता में शोषण दिखे, कविता में वंचित दिखे, कविता में शोषित दिखे, कविता में दलित दिखे। अदम गोंडवी जी की बहुत पुरानी कविता है और वो भी एक क्षत्रिय ही थे। तो ऐसा नहीं है कि जात के नाम पर लोगों के मन में घृणा है। हर जात में अच्छे लोग हैं, हर जात में बुरे। उन्होंने लिखा कि मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिसमें एक दलित बस्ती की, एक दलित लड़की की महिलाओं पर अत्याचार की बात आपने की, किस तरीके से रेखांकित किया है। तो कविताओं का मूल जो है वो जन चेतना, जन संवेदना, जन जागृति होना चाहिए, सामाजिक समरसता होना चाहिए, आशावादिता होना चाहिए। आपके पड़ोसी जनपद के हैं सुल्तानपुर के रितेश रजवाड़ा जी, उनकी आपने बुकें पढ़ी हैं? इक्स बगावत उनके बुक का एक टाइटल है, और कई चीज़ों पर उन्होंने बात की है, समाज के बारे में, युवाओं के बारे में, खास करके जो इस देश को आज़ादी में अपने प्राण निछावर करने वाले हमारे देश के महापुरुष हैं, उन पे ऊपर लिखी क्या सोचते हैं कवि के नाते। कई चीज़ों को मिक्स किया है। रितेश रजवाड़ा जी एक बहुत मूर्धन्य रचनाकार मेरी दृष्टि में वर्तमान में भारत में है, और इश्क बगावत है। पहली चीज तो उनका इंकलाबी तेवर मुझे भाता है। कवि को क्यों इंकलाबी बनना पड़ रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है? अगर कवि इंकलाबी नहीं होगा तो साहित्य ही समाज का दर्पण है। कवि को इंकलाबी होना पड़ता है, हर इंकलाबी को कवि होना पड़ता है, या हर कवि को इंकलाबी होना पड़ता है। उनकी पहली 4 लाइनें थी जब वो छात्र संगठन में काम कर रहे थे, छात्र हितों की लड़ाई लड़ रहे थे सुल्तानपुर में। जो उनकी लड़ाई, उनका संघर्ष हम सबको आज तक प्रेरणा देता है। तुम चौकी चौकी जाकर कह दो जाकर थानों से, हम डरते नहीं हैं लाठी डंडे गोली से, हम हैं आगे बढ़ने वाले इंकलाब की बोली से। जो उनका इंकलाबी तेवर था, जो उनके इंकलाबी विचार थे, उसी की कायल हुए युवा। और आज आप बता रहे हैं कि विरोधी की कनपटी पर कट्टा तना रहेगा के तेवर के कायल हो गए हैं लोग। ऐसा नहीं। रितेश रजवाड़ा जी ने जो समाज को दिया, वो पहली चीज तो
वो पुस्तक इश्क करना भी सिखाती है, इश्क निभाना भी सिखाती है, इंकलाब कैसे आएगा ये भी सिखाती है, समाज में उठना बैठना बोलना चालना कैसे है ये भी सिखाती है, ईमानदार व्यक्ति किसी के सामने सीने से सीना तान करके अड़ता कैसे है, आंखों में आंखें डाल करके बातें कैसे करता है ये भी सिखाती है। आशावाद की जननी है वह पुस्तक। और मैं भी विश्वविद्यालय के दिनों में 4 पंक्तियां लिखा था। क्या लिखे थे आप? इश्क में नशे काट लेते हैं, जहर खा ले रहे हैं, छत से सुसाइड कर ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं निराशावाद है उनके मन में। क्या थी वो पंक्तियां? वो पंक्तियां थी कि बहुत खुश है वो मुझे अनफ्रेंड कर देने पर, मगर हम जहाज का मजा लेते हैं लैंड कर देने पर। लैंड का मतलब बहुत लोग बहुत अर्थ निकालेंगे, लेकिन लैंड का अर्थ यही है कि बहुत ऊंची इमारत हो उसे धराशाही कर दिया जाए, इतना मतलब गुरूर को खत्म कर दिया जाए। तो पंक्तियां हैं कि बहुत खुश है वो मुझे अनफ्रेंड कर देने पर, बहुत खुश है तू मुझे अनफ्रेंड कर देने पर, मगर हम जहाज का मजा लेते हैं लैंड कर देने पर। और तू चैन से सो और सावन के मजे ले, हम चैन से सोएंगे तुझे सेकंड हैंड कर देने पर। क्या बात है। तो इश्क हो या इंकलाब हो, युवा को कभी निराशावादी नहीं होना चाहिए, सदैव आशावाद की किरण जगाए रहना चाहिए। आपकी कलम से सबसे अच्छी पंक्तियाँ जो आपको लगी हो कि ये समाज को किसी दिशा निर्देश देगी समाज को, यूएस प्रताप सिंह जी, जो आपको अच्छी पंक्तियाँ लगी हो वो बताइए हमें। मेरी शुरुआती 4 पंक्तियां थी कि परिंदों के लिए प्याले में पानी रखते हैं, सर पर पगड़ी ये भी खानदानी रखते हैं, और काम आ सके मेरे लहू का हर कतरा, हिंद तेरे कदमों में अपनी जवानी रखते हैं। परिंदों के लिए प्याले में पानी रखने का अर्थ है कि हम समाज के उस वर्ग को भेद दृष्टि में रखकर चल रहे हैं जो सीधे तौर पर मेरे किसी काम में नहीं आ रहा है। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से पक्षी जो है हमारे बहुत काम आते हैं, लेकिन आजकल लोगों को सीधा लाभ दिखता है ये आपकी लाइन कि हम हाँ। और सर पर पगड़ी ये भी खानदानी रखते हैं का मतलब है कि भी मैं सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहता हूँ और निर्वहन करता हूँ। और काम आ सके मेरे लहू का हर कतरा, हिंद तेरे कदमों में अपनी जवानी रखते हैं। सिर्फ इस राष्ट्र के निर्माण में, इस राष्ट्र के लिए वही शहादत नहीं दे रहा है जो सीमा पे खड़ा होकर के गोलियां खा रहा है। मेरी दृष्टि में इस समाज के निर्माण में, इस समाज के लिए शहादत भारत का हर वह व्यक्ति दे रहा है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करता है। जो आपके शब्द थे आपकी कलम से निकले हुए, वो कहीं इंकलाबी तेवर तो नहीं है? बहुत ज़्यादा युवाओं के प्रति गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा? कौन सा? नहीं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है कि मैं परिंदों के लिए प्याले में पानी रखता हूँ, सर पर पगड़ी ये भी खानदानी रखता हूँ, काम आ सके मेरे लहू का हर कतरा, हिंद तेरे कदमों में अपनी जवानी रखता हूँ। इसमें देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक चिंतन, सामाजिक चेतना, सामाजिक अवचेतना, सामाजिक संवेदना सब जुड़ी हुई है। सामाजिक चिंतन पर 4 पंक्तियां थी कि पंख उगते ही परिंदे आशियाना छोड़ देते हैं, जाते जाते भी कोई बहाना छोड़ देते हैं, और मुसीबत में हर कोई साथ नहीं देता, मुफलिसी में मेहमान भी आना जाना छोड़ देते। क्या बात है। अवधि में अवधि बात आप कर रहे थे, तो मेरी पंक्तियां हैं कि दोस्ती करा तो निभावा करा, अब दुश्मनों से हाथ मिलावा करा। शुरुआती पंक्तियां हैं कि दुश्मनों से हाथ मिलावा करा, दोस्ती करा तो निभावा करा, और जिंदगी के कौनो ठिकाना नहीं ना, सबके घरे आवा जावा करा। क्या बात। और पर्यावरण को इसी में दृष्टिगत रखते हुए पंक्तियां जुड़ रही हैं कि 4 चिड़ई हिया चहचहावा करे। शुद्ध अवधि है, ठेठ अवधि है कि 4 चिड़ई हिया चहचहावा करें, दुआरे निमिया के पेड़वा लगावा करा। और अवधि कविता सुने का हुए, तो भेटुआ से दिवस का बुलावा करा। ये पंक्तियां हैं अवधि की जो गजल का रूप ले रही। शानदार लगी। तो कोई खास करके जो भी अवधि कलाकार है, चाहे वो कवि हो चाहे जो, बहुत कम अवधि को महत्व देते हैं। आपने तो बहुत बाखूबी एकदम अपनी लाइनों को
हिला दिया। और जो असली साहित्यकार होगा किसी से डरेगा नहीं। और जैसे उनके हाथ में कारतूस होती है, वैसे साहित्यकार के हाथ में कलम होती है। हाँ, मैं बहुत शुरू में लिखा था, जैसे जातिगत बताते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ तो मेरा युद्ध कला में निपुण होना चाहिए। तो मैंने पहले ही कहा था कि उठाई लेखनी है तज कर तलवार को, युद्ध कला छोड़ अपनाया काव्य संस्कार को, और लिखता नहीं मैं अंगार, लिखता नहीं श्रृंगार। हाँ, कि उठाई लेखनी है तज कर तलवार को, युद्ध कला छोड़ अपनाया काव्य संस्कार को, और लिखता हूँ अंगार भारती के श्रृंगार के लिए, लिखता नहीं मैं प्रेमिका के पायल की झनकार को। लेकिन धीरे धीरे जो कहते हैं कि जन जागृति जैसे होती है, रितेश रजवाड़ा जी को पढ़ा, अन्य शायरों को पढ़ा, जब परिपक्वता थोड़ी महसूस होनी चालू हुई तो यह चेतना आई कि गोकुल की गलियों में रास रसाने वाले श्री कृष्ण ने ही गीता का ज्ञान दिया और महाभारत के युद्ध में नीति सिखाई। तो इश्क और इनकलाब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लास्ट कविता हो जाए आपकी। लास्ट कविता देश की राजनीति पर, जैसे साहित्यकार की बात हुई, सब सदन में गरजते हैं कहाँ चंबल में रहते हैं, सर्दी भर समर्थक सभी कंबल में रहते हैं, और करके वादे हवाई वे जहाज से उड़ते, ओटर आज तक हवाई चप्पल में रहते हैं। और 4 पंक्तियां हैं कि गुर्गों से गांवों की खबर रखते हैं, सियासत में थोड़ा असर रखते हैं। कि गुर्गों से गांवों की खबर रखते हैं, सियासत में थोड़ा असर रखते हैं, और खतरा खुद जिनसे जनता को है, खतरा खुद जिनसे जनता को है, वही साथ में 20 गनर रखते हैं, और नष्ट करते हैं युवाओं का भविष्य, साथ में जो कुछ दिन अगर रखते हैं। कि नष्ट करते हैं युवाओं का भविष्य, साथ में कुछ दिन जो अगर रखते हैं, और उनकी बाग में भी जाना संभाल कर, जो घर के गमलों में कटीला सजर रखते हैं। और हम सियासत में हैं हमें न देखिए, हम सियासत में हैं हमें न देखिए, हम हर बात पे पहनी नजर रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज प्रताप सिंह जी हमारे साथ थे, इन्होंने हमें समय दिया, महत्वपूर्ण समय दिया, और हमसे बातचीत की, कई विषयों पर बात की, चाहे वह राजनीति की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, कई मुद्दों पर बात की। धीरज प्रताप सिंह जी की कौन सी पंक्तियाँ, इनके जो विचार थे वो आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज़ अमेठी।